तो लॉजिक गेट पढ़ने के पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ क्या है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बच्चों दो प्रकार का होता है। यह जो आपका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दो प्रकार का होता है, पहला एनालॉग परिपथ, दूसरा डिजिटल परिपथ। अब हेडिंग डालेंगे एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ में यह चित्र बनाएंगे और इस चित्र बनाने के साथ आप लोग लिखेंगे कि एनालॉग परिपथ क्या है। तो लिखेंगे एनालॉग परिपथ एक ऐसा परिपथ है जिसमें समय के साथ वोल्टेज तथा धारा में परिवर्तन होता रहता है, इसे ही एनालॉग परिपथ कहते हैं। तथा जो वोल्टेज तथा धारा बहती है उसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यह समय के साथ यह हमने वोल्ट का यह चित्र बनाया है और यह वोल्ट आपका 0 वोल्ट है, यह 5 वोल्ट प्लस में है, यह 5 वोल्ट माइनस है। यहाँ इसका ग्राफ देखिए, यह 0 से शुरू होता है और यह आपका अधिकतम है, यह आपका अधिकतम है अर्थात 5 वोल्ट, और यहाँ पर भी इसका अधिकतम है, यहाँ आपका 0 है। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है यहाँ से, और यह आपका अधिकतम है, यहाँ से फिर यह ग्राफ आपका नीचे आ गया है। अर्थात यहाँ से इसका मान किस तरह से बढ़ रहा है, 0 1 2, यहाँ से देखिए 0 1 2 3 4 5 वोल्ट अधिकतम है क्योंकि हमने 5 वोल्ट तक लिया है। 5 के बाद पुनः क्या होता है, 5 के बाद 4 3 2 1 0। फिर यहाँ देखिए ये तो प्लस में था, माइनस में भी उसी तरह से होता है, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5, फिर यहाँ से -4 -3 -2 -1 0। इस तरह से देख रहे हैं कि समय के साथ साथ इनके वोल्टेज में परिवर्तन हो रहा है, इसी को ही एनालॉग परिपथ कहते हैं। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है लगभग उसमें जो है यह एनालॉग परिपथ का प्रयोग किया जाता है। डालेंगे डिजिटल परिपथ और यही लिखेंगे कि डिजिटल परिपथ केवल 2 मान को स्वीकार करता है, एक 0 और दूसरा एक निश्चित मान। कोष्टक में लिख सकते हैं 2 मान स्वीकार करता है, कोष्टक में देंगे 0 और एक निश्चित मान। इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं डिजिटल परिपथ और इसका चित्र यह होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमने यह 5 वोल्टेज तक लिया था, तो यह आपका 0 है, यह 5 वोल्टेज है। इसमें जो आपका परिपथ प्राप्त होता है या तो सबसे न्यूनतम 0 पाया जाएगा या तो सबसे अधिकतम 5 वोल्ट। बस केवल जो है या तो न्यूनतम 0 या तो अधिकतम 5, बीच में 1 2 3 4 यह नहीं पाया जाता। डिजिटल परिपथ में या तो 0 या तो 5, या 5 क्या एक निश्चित मान है। आप 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, जो भी आप निश्चित मान रखें। तो जो 0 होता है, 0 होता है, उसको तो 0 से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो निश्चित मान होता है, जैसे हमने यहाँ पर 5 रखा, आप 10 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, वह निश्चित मान को हम 1 रखते हैं, 1 इसको 0 रखते हैं और जो निश्चित मान है उसको 1 से प्रदर्शित करते हैं। और जो डिजिटल आपका परिपथ है, ठीक है, वह बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी अंकों में यह होता है। बाइनरी अंक का मतलब यही 0 1 0 1 0 1 0 1 इस रूप में, ठीक है, यह स्वीकार करता है 0 1 0 1 0 1 में, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह अन्य किसी मान को स्वीकार नहीं करता है। 0 मतलब वही जो आपका 0 है न्यूनतम, और 1 मतलब वह जो निश्चित मान है 5 10 15 जो भी है उस निश्चित मान को 1 से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह केवल 2 मानों को ही स्वीकार करता है, 0 और 1। यदि आपका परिपथ में सिग्नल जो है प्रवेश नहीं हो रहा है, अर्थात नहीं,
या जिसको आप नो कह सकते हैं, नहीं या नो, तो उसको हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। यदि परिपथ में सिग्नल प्रवेश हो रहा है तो हाँ, ठीक है, या इसी को यस या 1। ठीक है बच्चों, डिजिटल परिपथ में यदि सिग्नल जो है प्रवेश नहीं हो रहा है, ठीक है, तो नहीं, नो, इसी को 0 कहते हैं। यदि जो है परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है या सिग्नल प्रवेश हो रहा है तो उसको हाँ, यस या इसी को 1 कहते हैं। अर्थात यह 2 रूपों में ही यह मान स्वीकार करता है, नो या यस। नो को 0, यस को 1, केवल इसी 2 मानों को ही स्वीकार करता है, अन्य किसी मान को यह स्वीकार नहीं करता। जैसे आपका जो स्विच है, स्विच भी इसी डिजिटल पर ही आधारित है, डिजिटल की तरह ही काम करता है। स्विच में क्या होता है, स्विच आप करते हैं, आप स्विच एक बार आप ऑफ करते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, जब आप कर दिए तो 0, जब ऑन कर दिए तो 1। यह भी एक डिजिटल परिपथ की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह डिजिटल परिपथ होता है। और यह डिजिटल परिपथ का प्रयोग आप अपने कैलकुलेटर में जो है करते हैं, आप अपने टीवी में करते हैं, ठीक है, आप अपने जो है कंप्यूटर में करते हैं, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में करते हैं। इनका प्रयोग जो है आप डिजिटल परिपथ के रूप में करते हैं। डिजिटल परिपथ में आजकल देखिए आप लोग, जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है अन्य किसी मान को स्वीकार नहीं करता, 0 या 1, 0 या 1 इसी मानों को जो है स्वीकार करता है। इसे ही हम लोग डिजिटल परिपथ। चलिए बच्चों, तो हमने अध्ययन कर लिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के विषय में अध्ययन कर लिया। अब हम आ जाते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में देखिए एक शब्द दिया हुआ है यहाँ गेट। तो यह गेट क्या है बच्चों, यह गेट वही गेट है जो आपके घरों में गेट लगा होता है, ठीक है, या आपके स्कूलों में जो गेट लगा होता है, या किसी फैक्ट्री में जो गेट लगा होता है, वही गेट है। ठीक है, जिस तरह से वहाँ गेट काम करता है, ठीक वहाँ यहाँ भी वही गेट उसी तरह से काम करता है। जैसे मान लीजिए आप जो है आपकी स्कूल का गेट है, तो आपके स्कूल के गेट पर जो गेट मैन होता है, गेट कीपर जो है, जो आपने जो है नियुक्त किया है, उसको क्या है, इसको आप कुछ डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, यदि डायरेक्शन नहीं देंगे तो उस जो है गेटमैन की जो है कोई लाभ नहीं होगा, कोई भी अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो हम क्या देते हैं, हम उसको कुछ निर्देश देते हैं, कुछ शर्त देते हैं कि कौन व्यक्ति इस स्कूल में प्रवेश कर सकता है। उसको हम डायरेक्शन देते हैं, निर्देश दिए हैं गेटमैन को, क्योंकि जो बच्चा यूनिफॉर्म में हो या जिनके पास एडमिट कार्ड हो, ठीक है, वही बच्चा प्रवेश कर सकता है। अन्यथा जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है या जिनके पास जो है, ठीक है, एडमिशन का जो है कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं है, वह इस विद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। उनको गेटमैन क्या करेगा, गेट कीपर क्या करेगा, उनको कहेगा कि आप जाइए, आप एंट्री नहीं कर सकते, आप प्रवेश विद्यालय में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ भी ये जो लॉजिक गेट है वही काम करता है। लॉजिक गेट में 2 होता है, आपको पता है, एक होता है निवेशी, एक होता है आपका निवेशी और दूसरा होता है निर्गत। निवेशी यह आपका इनपुट है और यह आपका आउटपुट है, निवेशी और निर्गत। तो लॉजिक गेट की परिभाषा क्या है, लॉजिक गेट की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे लॉजिक गेट की परिभाषा क्या है कि निवेशी तथा निर्गत के बीच तर्कपूर्ण संबंध को ही लॉजिक गेट कहते हैं। अर्थात जो निवेशी है और जो निर्गत है उनके बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है और इसी को ही हम लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल तथा केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया आपका लॉजिक गेट। और लॉजिक आगे लिखेंगे, लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। लॉजिक गेट मुख्यतः
तीन प्रकार का होता है। पहला आर गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। ठीक है बच्चों, यह जो लॉजिक गेट है, आपने देखा लॉजिक गेट किसे कहते हैं कि जो आपका निवेशी और निर्गत के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, उसी को ही लॉजिक गेट कहते हैं। और लॉजिक गेट में जो निवेशी सिग्नल है, एक या एक से अधिक निवेशी सिग्नल तथा सिर्फ एक, ठीक है, निर्गत सिग्नल होता है। यह लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला आर गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। ठीक है, तो इन तीनों के विषय में हम अध्ययन करेंगे और इसके अलावा भी दो और गेट पढ़ना है। ठीक है, उसके विषय में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आर गेट। आर गेट के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो गेट पढ़ रहे हैं, इसमें एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में अवश्य आता है, चाहे जिस साल, किसी भी साल। ठीक है, गेट से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है, 1 नंबर का भी आता है और 3 नंबर का भी आता है। यदि 1 नंबर वाले प्रश्नों में आता है तो यह पूछ देगा कि आर गेट का प्रतीक लिखिए, या आर गेट का बूलियन व्यंजक लिखिए, या आर गेट का सत्यता सारणी बनाइए। ठीक है, 1 या 2 नंबरों में यह प्रश्न आ सकता है। यदि 3 नंबरों में यह प्रश्न पूछता है तो 3 नंबरों में इस तरह से पूछेगा कि आर गेट से आप क्या समझते हैं, इनका प्रतीक, बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। यह 3 नंबर के प्रश्नों में आता है बच्चों। तो इस तरह से हमें जो है आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट के विषय में ध्यान से पढ़ना है। एक प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में अवश्य मिलता है। तो चलिए आर गेट की बात करते हैं। तो आर गेट की पहले हम प्रतीक देख लेते हैं। आर गेट का प्रतीक क्या है? तो बच्चों आर गेट में 2 निवेशी सिग्नल होते हैं। 2 निवेशी सिग्नल होते हैं बच्चों। चलिए हम बना लेते हैं। यह 2 निवेशी सिग्नल है। ठीक है, ए और बी। यहां पर इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब यहां चोंच के समान इस तरह से यहां बना देते हैं और यह हो गया आपका y। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो आपका प्रतीक है, यह किसका प्रतीक है? यह आर गेट का प्रतीक है। इस आर गेट में देखिए 2 निवेशी सिग्नल है और एक निर्गत सिग्नल है। ठीक है, इसका आकार इस तरह से होता है और आगे चोंच के समान यह होता है और यह है आपका कौन सा, किसका प्रतीक है? आर गेट का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, तो यह आर गेट का प्रतीक है और इसी प्रतीक से, आर गेट के प्रतीक से हम आर गेट की परिभाषा बनाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे आर गेट। आर गेट किसे कहते हैं बच्चों? लिखेंगे आर गेट कि आर गेट में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। एक निर्गत सिग्नल होता है जहां ए तथा बी निवेशी सिग्नल तथा y निर्गत सिग्नल है। ठीक है, इनका आगे लिखेंगे, इनका बूलियन व्यंजक, यहां देख रहे हैं, इनका बूलियन व्यंजक a प्लस b इक्वल y। यहां देखिए a प्लस b इक्वल y। इतना लिखने के बाद लिखते हैं a प्लस बी इक्वल y लिखते हैं तथा इसे a आर बी इक्वल्स
वाई पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? यह आपका बीजगणित है। बीजगणित में यह प्लस जो है आपका यह प्लस है, धन है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखिए, लिखते तो यही है a प्लस बी इक्वल वाई, लेकिन पढ़ते किस तरह से है? पढ़ते हम इस तरह से हैं। यह जो प्लस है हम यहाँ प्लस नहीं पढ़ते, यहाँ इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, a प्लस के जगह r b, और यह जो है आपका जो इसको हम इक्वल कहते हैं वहाँ लिखते हैं इक्वल वाई। लिखते इस तरह से हैं a प्लस बी इक्वल वाई, पढ़ते किस तरह से हैं? a आर बी इक्वल वाई, अर्थात प्लस के जगह r लिखते हैं, और यह जो आपका बराबर है, बराबर इस तरह से चिन्ह नहीं लगाते बल्कि यहाँ इक्वल लिखते हैं और y लिख देते हैं, अर्थात इसको जो है इस तरह से इसकी परिभाषा हुई। ठीक है, तो यहाँ यह परिभाषा लिखेंगे। और हमने प्रतीक देख ही लिया, इसका प्रतीक हमने देख लिया और इसकी परिभाषा देख लिया। अब यह बूलियन व्यंजक हम आपको बता दिए, यह बूलियन व्यंजक है। तो बूलियन व्यंजक अलग से भी पूछ, यह परिभाषा में इतना लिखेंगे। अलग से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो है आर गेट का बूलियन व्यंजक लिखिए, तब हेडिंग डालेंगे आर गेट का बूलियन व्यंजक, हेडिंग डालेंगे, परिभाषा में यहाँ तक लिखेंगे। अब आर गेट का बूलियन व्यंजक लिखेंगे कि आर गेट का बीजगणितीय योग चिन्ह प्लस होता है, प्लस होता है। बूलियन व्यंजक दो चरों के संयोग से एक नया चर a प्लस बी इक्वल वाई बनता है, जिसे बूलियन व्यंजक कहते हैं, और इसे a आर बी इक्वल वाई पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका बूलियन व्यंजक। अब हम लोग बात करते हैं सत्यता सारणी। एक होता है बच्चों आर गेट का सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। यह सत्यता सारणी क्या है बच्चों? यह दो जो आपका दो इनपुट है, एक आउटपुट है, दो इनपुट a b और आउटपुट y, इनका जो संभव मान है, उनका संभव मान, ठीक है, सत्य या असत्य के रूप में प्राप्त होता है, और इनसे जो सारणी बनती है उसे ही सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल कहते हैं। सत्यता सारणी की परिभाषा आप इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है, कि सत्यता सारणी आर गेट में ठीक है, दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल ए और बी तथा एक निर्गत सिग्नल वाई होता है। इनका संभव मान सत्य, कोष्टक में 1 लिखेंगे, ठीक है, असत्य कोष्टक में 0 प्राप्त होता है। इन्हीं से जो सारणी बनाई जाती है उसे हम, ठीक है, आर गेट का सत्यता सारणी कहते हैं, इसे ट्रुथ टेबल भी कहते हैं। ठीक है, यह तो परिभाषा हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं सत्यता सारणी बनाते कैसे हैं। तो सत्यता सारणी में बच्चों 4 मान हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है करेंगे निवेशी, ठीक है, और यहां हम लोग बनाएंगे निर्गत। आपको पता है निवेशी में बच्चों 2 होता है, निवेशी में 2 होता है, ठीक है, एक ए होता है, दूसरा बी होता है, और यहां निर्गत में y बराबर a प्लस बी, यही जो बूलियन व्यंजक है उसको यहां लिखेंगे ये, ठीक है। और इसका बच्चों जो है 4 मान होता है, ठीक है, देखेंगे कैसे इसका हम 4 मान निकालेंगे सत्यता सारणी में। तो 1 2
3 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग एक चित्र बनाते हैं। आपका ए है, यह आपका बी है, यह आपका बैटरी प्लस और माइनस है। ठीक है बच्चों, और यह ध्यान रखिए यह आपका वाई है। ठीक है, या जिसको आप बल्ब कहते हैं यह बल्ब है, अर्थात यह एक परिपथ है। ध्यान रखिएगा बच्चों, लिखेंगे सत्यता सारणी कि एक परिपथ है। ठीक है, जिसमें एक बैटरी, दो निवेशी सिग्नल ए तथा बी तथा एक निर्गत सिग्नल y बल्ब के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, आगे आप ध्यान रखिए कि यदि जो है इस बैटरी में धारा का प्रवाह यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, जोड़ा गया है, तथा लिखेंगे कि यदि, ठीक है, आप, यदि यहाँ लिखेंगे यदि आप, ठीक है, आप बराबर 0, आन बराबर 1। यदि आप होता है तो 0 और यदि आन होता है तो 1 के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, यदि हम जो है इस बैटरी से धारा का प्रवाह दे रहे हैं, यहाँ पे धारा का प्रवाह हो रहा है, और यह जो आपका सिग्नल है ए है, यह आपका ऑफ है और यह भी ऑफ है। तो जब यहाँ से जो है धारा का प्रवाह हुआ बच्चों, यह ऑफ है, तो जब ऑफ है ये, तो धारा का प्रवाह इधर नहीं जाएगा, बल्कि यह जो है यहाँ से घूम जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी यह स्विच क्या है, ऑफ है, अर्थात यहाँ भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, जब धारा का प्रवाह यहाँ नहीं होगा तो यह बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब क्या जो है, बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात यह भी ऑफ हो और यह भी ऑफ हो तो यह बल्ब नहीं जलेगा। ऑफ का मतलब 0 और 0। तो यहाँ ध्यान रखिए, यदि पहला निवेशी सिग्नल, यह पहला निवेशी सिग्नल है, वह ऑफ हो, दूसरा यह भी ऑफ हो, तो बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात हम यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं बच्चों कि यदि ए जो है आपका, यदि ए आपका ऑफ हो और बी आपका ऑन हो, तब क्या होगा। यह क्या कर रहा है, ए आपका ऑफ हो और ए आपका ऑन हो, तब क्या होगा। यहां से धारा का प्रवाह गया यहाँ पे। अब ध्यान रखिए बच्चों, यह बल्ब जलता कैसे, जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि यह बल्ब कैसे चलता है। देखिए, जब आप बल्ब को ध्यान से देखेंगे, पीछे जहाँ होल्डर में आप बल्ब लगाते हैं, तो देखेंगे वहाँ दो आपका जो है, एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है। बल्ब तभी जलेगा जब उसमें जो है आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों धारा का प्रवाह होगा, तभी जाके बल्ब आपका जलता है। ठीक है, तो यह बल्ब लगा हुआ है, यह बल्ब का देखिए, यह बैटरी का माइनस सिरा है, तो यह बल्ब का यह माइनस वाला सिरा है और यह बल्ब का प्लस वाला सिरा। यहाँ पर जो है इसको हमने ऑफ किया है, तो धारा यहाँ से गया, यह स्विच ऑफ है, तो क्या हो गया, धारा आगे नहीं जाएगा, बल्कि धारा यहाँ घूम जाएगा, यहाँ आएगा, और यह ऑन है तो धारा यहाँ से प्रवाहित होके यहाँ आ जाएगा, अर्थात इससे बल्ब का प्लस सिरा और इससे बल्ब का माइनस सिरा दोनों मिल गया। ठीक है, दोनों चार्ज हो गया, अर्थात यह बल्ब जल गया। ठीक है बच्चों, तो जब आपका यह जो है निवेशी सिग्नल ए ऑफ हो और यह बी ऑन हो, तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, बल्ब जलेगा तो 1 लिखेंगे। अब चलिए, अब इसको जो है आपके पहले को ए को ऑन कर दे, ए को ऑन कर दे और इसको ऑफ कर दे, तो क्या होगा। अब यहाँ ऑन कर दिए तो जो है यहाँ पर धारा आया, यह ऑन है तो धारा यहाँ से निकलकर यहाँ इस सिग्नल में आ गया। अब यह ऑफ है तो यहाँ से तो धारा जाएगा, लेकिन धारा इसके आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन इस सिरे से धारा यहाँ पर प्लस वाला पहुँच गया है और यहाँ से माइनस वाला सिरा से जो है धारा पहुँच रहा है, तो जिससे बल्ब जल जाएगा, अर्थात इसमें भी धारा जल जाएगी। यदि दोनों ऑन हो तो, दोनों ऑन हो तो इससे भी जो है धारा का प्रवाह होगा। यहाँ जो धारा गया तो धारा जो है 2 दिशाओं में बट गया, आधा यहाँ आधा यहाँ, या यहाँ से यहाँ आया या यहाँ से यहाँ, या दोनों यहाँ मिल गया, दोनों मिलकर फिर यहाँ आया तो यहाँ प्लस वाला सिरा और यहाँ माइनस वाला सिरा, इससे बल्ब। तो बच्चों, जो ये सत्यता सारणी प्राप्त हुआ, ध्यान रखिए इस चित्र के सहायता से हमने एक सत्यता सारणी बना लिया कि यही है आपका सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में यह चित्र बनाएंगे
यह भी चित्र बनाएंगे, दोनों चित्र बनाएंगे और यहाँ पर सततता सारणी में इस चित्र के बाद लिखेंगे जो आपने लिखा था उसमें, ठीक है, कि इसमें क्या है, एक बैटरी लगा है, दो जो है निवेशी जो है सिग्नल ए और बी है, एक आपका जो है निर्गत सिग्नल वाई बल्ब के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी तरह से लिखेंगे कि यदि निवेशी सिग्नल जो है आप हो और यह बी भी आप हो तो बल्ब में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात धारा बल्ब नहीं चलेगी। दूसरा स्थिति में आप लिखेंगे, दूसरा स्थिति वही जो यहाँ पर दूसरा स्थिति में यदि ए बराबर 0, यहाँ लिखेंगे यदि ए बराबर 0 और बी बराबर 1 तो वाई बराबर 1 होगा। अर्थात यदि आपके ए में यदि ए आपका ऑफ है लेकिन बी ऑन है तो धारा का प्रवाह बल्ब में होगा जिससे बल्ब जलेगा। तीसरी स्थिति में फिर वही लिखेंगे, ठीक है, कि ए जो है निवेशी सिग्नल ए ऑन है और बी ऑफ है, ठीक है, तो वाई बराबर 1 अर्थात बल्ब जलेगा। ठीक उसी तरह से यह भी ऑन हो यह भी ऑन हो, दोनों ऑन है तो आपका बल्ब जलेगा। इस तरह से यह आपका सततता सारणी प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यह सततता सारणी याद करने का एक और तरीका, यह तो हमने इससे जो है बता दिया किसका प्रयोग करके आप सततता सारणी बना सकते हैं, लेकिन सततता सारणी अगर आपको याद करना हो वैसे कैसे लिख सकते हैं सततता सारणी को, तो सततता सारणी को आप यहाँ लिख सकते हैं कि यह जो मान है 1 2 3 4, यह 4 मान फिक्स होता है बच्चों, फिक्स होता है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये 4 मान फिक्स होता है। देखिए पहले वाले में 0 0, पहले वाले में 0 0, दूसरे वाले में 0 और 1, तीसरे वाले में 1 और 0, चौथे वाले में 1 1, यह फिक्स होता है। पहले वाले में दोनों 0 होगा, दूसरे वाले में पहले वाले में 0, दूसरे वाले में 1। ठीक उलट दीजिए, यह वाला यहाँ कर दीजिए, यह वाला यहाँ कर दीजिए और अंतिम वाले में दोनों में 1 1 कर दीजिए। यह जो फिक्स होता है यह मान सभी के लिए, चाहे वो आर गेट हो, एंड गेट हो, नॉट गेट हो, सभी में यह जो 4 मान प्राप्त होते हैं यह 4 मान फिक्स है। अब यह मान कैसे प्राप्त होगा, निर्गत वाला वाई वाला मान कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए ए धन बी है, ए धन बी का मतलब ए और बी को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। देखिए 0 प्राप्त होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, 0 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 1 प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से 1 और 0 है, 1 प्लस 0 है, 1 और 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 बराबर भी 1 है, तो कहेंगे सर ये कहाँ से, यह तो नियम आपका गड़बड़ हो गया। 1 प्लस 1 बराबर 2 होता है, आपने तो 1 लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे बच्चों बोले थे कि जो डिजिटल परिपथ होता है इसमें 2 ही मान प्राप्त होता है, या तो 0 या तो 1। ठीक है, जो भी मान हो 1 2 3 4 5 6 7 9 10, वह सभी के जगह क्या लिखा जाता है, 1 ही लिखा जाता है। ठीक है, और दूसरा 0 होता है, तो भले 1 1 2 हो गया लेकिन 2 की जगह क्या लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा। चाहे निश्चित मान, आपने कहा ना निश्चित मान, वो निश्चित मान कुछ भी हो सकता है, 10 12 15 20 चाहे जो भी हो, लेकिन उसके जगह क्या लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो भले 1 1 जो है जोड़ने पर 2 होगा लेकिन लिखेंगे क्या, 1 ही, क्योंकि निश्चित मान 1 ही होता है, हम 1 ही यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि डिजिटल परिपथ में केवल 2 ही मान्य स्वीकार होता है, एक 0 दूसरा 1। 0 0 तो है ही है, 1 क्या है, एक निश्चित मान है, कोई भी निश्चित मान हो उसको हम 1 के रूप में लिखते हैं, तो यहाँ 1 लिखेंगे। इस तरह से बच्चों इस सततता सारणी को इस तरह से आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, और जो चित्र है उस चित्र के द्वारा भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलिए कभी कभी बच्चों यहाँ दे देता है, ठीक है, कि जो है आर गेट का तरंग रूप ज्ञात कीजिए, अर्थात ग्राफ बनाइए। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया, इस तरह से अगर आपके एग्जाम में एक ग्राफ दे दे ओ आर गेट का, कि ओ आर गेट में, ठीक है, ए और बी वाई ए प्लस बी, ध्यान रखिए। चलिए पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा अब तो आप जान गए हैं कि देखिए यहाँ ए 1 है, बी 0 है, तो वाई क्या होगा, 1 प्लस 0, अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा बच्चों, 1, और 0 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1, 0 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 0, 1 1 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा, 1, 0 0 जोड़ेंगे बच्चों क्या होगा, 0। तो यह मान प्राप्त हुआ।
चलिए अब हम इनका अगर एक ग्राफ बना लें इस तरह से, ठीक है। देखिए यहां से T1 से लेकर T6 तक यह जो है एक डाटा दिया है। इस डाटा के आधार पर आर गेट का तरंग रूप आपको बनाना है। तो कैसे बनेगा ये ध्यान रखिए, क्योंकि 6 तक दिया है तो 6 तक बना ले। 1 1 2 3 4 5 6, यहां से करते हैं, थोड़ा यार जगह मिल जाएगा, एक इधर बढ़ा देता हूं। ठीक है बच्चों, यहां पर हम जो है ए निवेशी सिग्नल लिखते हैं, ए निवेशी सिग्नल, यहां बी निवेशी सिग्नल और यहां पर वाई निर्गत। ठीक है, इन तीनों का ग्राफ हमें बनाना है। चलिए बच्चों, तो पहले ए निवेशी का देख लें। ए मतलब ए वाला ग्राफ देखेंगे। देखिए ए ग्राफ में दिया है, पहले जो है आपका ए दिया है, 0 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है। तो यहां पर हम पहले 1 का बनाएंगे। तो 1 का देखिए पहले 1 दिया है। 1 कितना दिया है? T1 से T2, यहां लिख दें पहले, यहां लिख दें यह T1 है, यह T2 है, यह T3 है, यह T4 है, यह T5 है, यह T6 है। ठीक बच्चों, तो यहां से दिया T1 से T2, ए जो है 1 लिखा है। तो T1 से T2 यहां से यहां तक 1 लिखा है। 1 का मतलब अधिकतम मान, निश्चित मान 2 4 10 12 20 चाहे जो भी उसको हम 1 लिखते हैं। तो 1 का मतलब अधिकतम मान, अर्थात यहाँ T1 से T2 ए वाले में 1 लिखा है, अर्थात यह अधिकतम मान है। यह अधिकतम मान T1 से T2, इस तरह से अधिकतम मान को इस तरह से दर्शाते हैं, T1 और T2। फिर यहाँ दिया है T2 से T3 0, माने T2 से T3 यहाँ 0 दिया है। तो ध्यान रखिए 0 के लिए फिर इसको यहाँ ऐसे नीचे लाते हैं, यहाँ ऐसे नीचे लाएंगे और T2 से T3, ये T2 से यह नीचे हो। फिर क्या दिया है T3 से T4 0, माने T3 से T4 भी 0 दिया है, अर्थात इसी को आगे बढ़ा देंगे, 0 दिया है। फिर यहाँ क्या दिया है T4 से T5 1 दिया है, 1 अर्थात फिर अधिकतम मान दे दिया है। तो फिर इसको यहाँ ले जाएंगे और T4 से T5 यह 1 दिया, यह हो गया। फिर T5 से T6 0 दिया है, फिर T5 से T6 0 मान दिया है, अर्थात फिर इसको यहाँ लाएंगे और यहाँ तक कर देंगे। तो यह ग्राफ बन गया किसका? ए निवेशी का। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम बी का ग्राफ बनाएं। बी का, तो बी का देखिए, बी में दिया है आपका 0, यहाँ बी का शुरू करते हैं। बी का 0 दिया है, तो किसका? T1 और T2 के बीच, T1 और T2 के बीच 0, तो यह 0 हो गया। उसके बाद 1 दिया है T2 से T3 1, तो यहाँ ले जाएंगे, यह 1। फिर T3 से T4 0, इसके बीच 0, अर्थात फिर यहाँ लाएंगे, यह 0। फिर T4 से T5 1 दिया है, तो फिर यहाँ ले जाएंगे 1। फिर यह T5 से T6, फिर यह 0 दिया है। तो यह ग्राफ बन गया बच्चों किसका? यह ग्राफ है आपका ए का, और यह हो गया ग्राफ बी का। अब वाई का ग्राफ देखते हैं। वाई में पहला 1 है, T1 से T2 1 है, तो यह ऊपर लेंगे पहले 1। फिर 1 दिया है, T2 से T3 भी 1 है, तो 1 है, तो फिर इसी को आगे बढ़ा देंगे। फिर जो है आपका T3 से T4 0 दिया है, तो यहाँ 0 कर देंगे। फिर 1 दिया है T4 से T5 1, तो फिर यहाँ ले जाएंगे, यह 1 कर देंगे। फिर जो है आपका T5 से T6 0 दिया है, फिर यहाँ ले जाएंगे और यह 0 हो जाएगा। यह आपका y का प्राप्त हो गया। यह आपका जो प्राप्त हुआ, यह a का प्राप्त हुआ, यह जो है आपका b का प्राप्त हुआ, और यह आपका y का प्राप्त हो गया। इस तरह से जो है आपका ग्राफ बनता है। कोई भी डाटा दे दे, ठीक है, तो इस डाटा के आधार पर आप ग्राफ बना सकते हैं। या इस डाटा को आपको याद करना होगा, दे दे आपसे कि आर गेट का, ठीक है, तरंग ग्राफ बनाइए, तो यह आर गेट का तरंग ग्राफ है। इस तरह से बच्चों इसको नोट करके ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, तभी समझ में आएगा। है कुछ नहीं, अगर एक बार समझ लिए तो यह तरंग ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों एक और आता है इसमें, ठीक है,
वह भी पढ़ लें हम। आता है कि आर गेट प्राप्त करें, लेकिन किससे? पीएन संधि डायोड से आर गेट प्राप्त करें। एक प्रश्न आता है, या तो अलग से भी प्रश्न दे दिया, जैसे आपने बताया था कि किस तरह से प्रश्न पूछता है कि आर गेट किसे कहते हैं, उसका प्रतीक बूलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी बनाइए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। हो सकता है एक दूसरे तरफ से प्रश्न जो पूछ दे, तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि जो है पीएन संधि डायोड के द्वारा आर गेट प्राप्त कीजिए। यह दूसरे टाइप का प्रश्न है, तो हेडिंग डाल लेंगे पीएन संधि डायोड द्वारा आर गेट प्राप्त करना। ठीक है, पीएन संधि डायोड द्वारा आर गेट प्राप्त करना। आर गेट प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, चले तो इसमें हम एक चित्र बनाएंगे इस तरह से। आर वाला चित्र बनाएंगे इस तरह से। यह चोच बनाएंगे बच्चों, यह चोच बन गया। अब इसी को आगे यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो पीएन संधि डायोड के द्वारा निकालना है, तो यहाँ पर हम डायोड बनाएंगे इस तरह से, पीएन संधि डायोड, और यहाँ पर भी पीएन संधि डायोड बनाएंगे। आपको बचा है बच्चों, यह पीएन संधि डायोड का चित्र है। पीएन संधि डायोड इस तरह से। ठीक है, अब इसको आगे निकाल कर यहाँ पर इसको जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ने के बाद फिर यहाँ से ये आपको ये बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध जोड़ देंगे, एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। इसका C मान दे देंगे। यह A है, यह D है, यह आपका बैटरी है। ठीक है, और यह आपका पीएन संधि डायोड है D1, और यह पीएन संधि डायोड है D2, और यह आपका Y प्राप्त हो रहा है इनपुट। ठीक है बच्चों, तो यह चित्र है। यह चित्र किसका है? पीएन संधि डायोड द्वारा आर गेट प्राप्त करना। तो जो आपने सत्यता सारणी बनाया था, क्या सत्यता सारणी बनाया था? सत्यता सारणी याद हुआ बच्चों? सत्यता सारणी A था, B था, एक Y बराबर A प्लस B था। ठीक है, इसमें पहले में 0 0 था बच्चों। ठीक है, याद होना चाहिए 0 0, दूसरे में 0 1, तीसरे में 1 0, और चौथे में 1 1, यही था ना? ठीक है, क्या प्राप्त हुआ था? 0 0 जोड़ देंगे 0 0 1 जोड़ेंगे 1 1 0 जोड़ेंगे 1 1 1 1। यह प्राप्त हुआ था क्या? आपका सत्यता सारणी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यह चित्र बनाएंगे, पीएन संधि डायोड आर गेट प्राप्त करना, यह चित्र बनाएंगे। ठीक है, और चित्र में आप लिखेंगे कि एक बैटरी भी है, इनपुट यहाँ लिखेंगे निवेशी सिग्नल, यह निवेशी है, निवेशी A और B है नहीं, एक बैटरी। ठीक है, एक बैटरी प्लस और माइनस है, माइनस को यहाँ पृथ्वी लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो यह चित्र बनाकर लिखेंगे कि बैटरी के माइनस सिरे को भू समर्पित करते हैं और इसकी 0 स्थिति प्राप्त होती है, तथा प्लस सिरे, जो प्लस सिरा है उसको प्लस वोल्टेज दे दें, प्लस 5 वोल्टेज होता है। इसमें दो निवेशी सिग्नल A और B है, जिससे दो डायोड, दो पीएन डायोड D1 और D2 है, जिससे एक प्रतिरोध लगा हुआ है तथा जिससे इनपुट Y, ठीक है, निर्गत प्राप्त होता है। लिखेंगे आप सत्यता सारणी के आधार पर, सत्यता सारणी के आधार पर यदि A और B, यदि A और B माने निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल दोनों बराबर 0 हैं, यहाँ देखिए A 0 B 0, तो Y बराबर भी 0 होता है। ठीक है, यह होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि
यह जो आपका माइनस सिरा है, ठीक है, यह भू समर्पित है और भू समर्पित का मतलब यह जीरो स्थिति को प्रदर्शित करता है, अर्थात इस बैटरी में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। यदि जीरो है तो जीरो का मतलब यह भू समर्पित हो गया है, जो सिग्नल है वह भूमि में चला गया है, पृथ्वी में अर्थ में चला गया है, ऊपर कोई भी सिग्नल का प्रवाह नहीं होता है। तो यदि जीरो है, देखिए ए और बी दोनों जीरो है, ठीक है, तो जब दोनों जीरो है अर्थात यह ए और बी दोनों जीरो है, अर्थात इन दोनों में सिग्नल प्रवाहित नहीं हो रहा, क्योंकि यह तो भू समर्पित है, पृथ्वी अर्थ में चला जा रहा है। ए और बी में कोई सिग्नल नहीं है। जब ए और बी में कोई सिग्नल नहीं है, इसी तरह से लिखेंगे भी बच्चों, ठीक है, अब लिखाएंगे नहीं इसको क्योंकि जो है वीडियो आपका ज़्यादा लंबा जा रहा है। तो ए और बी में भी कोई सिग्नल नहीं होगा। जब ए और बी में सिग्नल नहीं होगा तो D1 और D2 जो है क्या होगा, इसमें भी कोई सिग्नल नहीं होगा, अर्थात यह अग्र अभिनत में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। यह उत्क्रम अभिनत की भांति कार्य करेंगे और जिसके द्वारा यह जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, अर्थात इससे जो निर्गत प्राप्त होगा इसमें भी कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए A बराबर B बराबर 0, Y बराबर 0। यह पहली स्थिति है, लिखेंगे पहली स्थिति। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति सततता सारणी के अनुसार क्या लिखेंगे, A बराबर 0 और B बराबर 1, ठीक है। ये A बराबर 0 लिखेंगे, A बराबर 0 अर्थात A जो निवेशी सिग्नल है वह भू समर्पित है, अर्थात इसमें कोई सिग्नल का प्रवाह नहीं होता। B में सिग्नल का प्रवाह होता है। तो A से जो आपका D1 PN संधि डायोड है यह उत्क्रम अभिनत की भांति कार्य करेगा और D2 अग्र अभिनत की तरह कार्य करेगा। उत्क्रम अभिनत के कारण D1 में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन D2 अग्र अभिनत होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह होगा और लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होगा, जिससे निर्गत में भी धारा का प्रवाह होगा। दूसरी स्थिति होगी। तीसरी स्थिति क्या है बच्चों, तीसरी स्थिति है A बराबर 1 और B बराबर 0। A बराबर 1 और B बराबर 0 तो लिखेंगे क्योंकि B भू समर्पित है, अर्थात B में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। A में धारा का प्रवाह होगा, जिसके कारण D1 अग्र अभिनत होगा और D2 उत्क्रम अभिनत होगा। अग्र अभिनत होने के कारण D1 में धारा का प्रवाह होगा, D2 में धारा का प्रवाह नहीं होगा। D1 में धारा का प्रवाह होगा, जिससे लोड प्रतिरोध में भी धारा का प्रवाह होगा और निर्गत में भी धारा का प्रवाह प्राप्त होगा। यह तीसरी स्थिति रही। अब हम चौथी स्थिति देख लें बच्चों। चौथी स्थिति क्या है, A बराबर 0 और A बराबर 1 और B बराबर 1। तब क्या होगा, तब लिखेंगे कि निवेशी सिग्नल A और B दोनों में धारा का प्रवाह हो रहा है, इसलिए D1 और D2 दोनों अग्र अभिनत की तरह कार्य करेंगे और यहाँ धारा दो भागों में बढ़ जाएगा, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। आधा धारा D1 में, आधा धारा D2 में अग्र अभिनत होने के कारण C पर यह दोनों धाराएं मिल जाएंगी और जिससे लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होने लगेगा और जिससे निर्गत धारा में जो है प्रवाह होता है। इस तरह से आपका PN संधि डायोड में R गेट प्राप्त किया जाता है। ठीक बच्चों, इसी के साथ आपका यह लेक्चर समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।